स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। बिहार में विद्यालय शिक्षक के स्थानांतरण के लिए एक नई नियमावली पब्लिश हुई है और इस नई नियमावली आपके स्थानांतरण को कितना बेहतर करती है, स्थानांतरण करवा पाती है, या फिर से कोई चौथी नियमावली का पिटारा आने वाले समय में खुल सकता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि बिहार के शिक्षक का स्थानांतरण की जो नीति है, यह एक ऐसी पॉलिसी बन चुकी है कि जहां पे बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर आने वाले समय में इस न्यूज से संबंधित जो बातें निकल कर आते हैं उस पर भरोसा ही उठ जाएगा कि स्थानांतरण की लेकर अगर बातें आते हैं तो सच में क्या ये हो पाएगा। लेकिन जहां तक विभाग जिस बात को आसान्वित कर रहा है, यह तीसरे नियमावली में इस बात को लेकर आप आसान्वित हो सकते हैं कि अब आपकी स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर विभाग जो है वह सजग हो चुका है। विभाग इस पर कार्रवाई करने की बात कर दी है कि कैसे यहाँ पे हम आने वाले समय में बिहार में विद्यालय शिक्षकों के स्थानांतरण करने के लिए अपने जो पिटारा है उसको खोलने जा रहे हैं। तीसरी नियमावली को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि पहले और दूसरे नियमावली को आपने जब देखा होगा तो बिल्कुल अगर कह सकते हैं कि तीसरा नियमावली उसी का एक भाग है। अगर दोनों नियमावली को अगर आप एक साथ अगर स्टडी करेंगे तो ये तीसरा नियमावली हूबहू आपको सब समझ में आ जाएगा। बिहार में तीसरे शिक्षक नियमावली स्थानांतरण को कितना मजबूती प्रदान करता है, आज इसी विषय पर बात करेंगे और देखेंगे कि इसके लिए क्या डेडलाइन तय किया गया है। पुरुष और महिला शिक्षक जो स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं, जो जिला संवर्ग के शिक्षक हैं या जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक ट्री 1-2 से हैं, विद्यालय अध्यापक के पद पे हैं, या एक्सक्लूसिव यानी विशिष्ट शिक्षक हैं, अब इन लोगों के लिए क्या ये तीसरी जो नियमावली बनी है, क्या इनके भाग्य का स्थानांतरण का पिटारा भाग्य का खोल पाती है या नहीं खोल पाती। अब इसी विषय पर बात करेंगे। नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर आप लाइक कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। बिहार सरकार स्थानांतरण का आवेदन पहले ही ले चुका है। कई बार डेट आए कि अब स्थानांतरण कर दिए जाएंगे। बिहार में शिक्षकों को एक आशा चला था, इसी बीच में उनका आशा टूटा जब दूसरे फेज़ में जब नियमावली लाई गई और दूसरे फेज़ में जब ये चेकलिस्ट जारी किया गया और 16 पदाधिकारी नियुक्त किए गए और कहा गया कि एक अभ्यावेदन पर स्क्रूटनी करके विचार किया जाएगा। डेडलाइन तय नहीं हुआ था दूसरे नियमावली में। जब डेडलाइन तय नहीं हुआ तो बिहार में जो शिक्षक थे वो बिल्कुल आशाहीन हो चुके थे कि अब उनका स्थानांतरण 2025 में होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन विभाग ने फिर कुछ दिनों के बाद एक नियमावली प्रस्तुत कर दिया है, पब्लिश कर दिया है। यह नियमावली कितना स्थानांतरण को ठोस बना पाती है, कितना पुरुष और महिला शिक्षकों के ये स्थानांतरण के भाग्य को खोल पाता है, इस बात को यहाँ पे समझना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप बिहार में शिक्षक हैं तो आपके लिए सबसे पहले जो वेरीफाई किया जाएगा कि आप पे 6 ऐसे पॉइंट हैं जिस पर विभाग भी कुछ ऐसे कार्रवाई कर सकती है स्थानांतरण को लेकर। आप पे अगर किसी भी प्रकार का विभागीय कार्यवाही चल रहा है, या आप पर अगर किसी भी प्रकार का निलंबन है या निगरानी जांच है, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच है, विविध आरोपों की जांच है, बिना सूचना अगर अनधिकृत से अनुपस्थित है, और अगर इस पर अगर आपको विभाग अगर शोकोज कर चुका है, तब आपके लिए स्थानांतरण जो है वह थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अब ये समझना होगा कि यहाँ पे जब विद्यालय स्थानांतरण किया जाएगा तो पहले जैसे विद्यालय स्थानांतरण के लिए 4 चरण निर्धारित किए गए थे, तो इस बार क्या विद्यालय स्थानांतरण को लेकर एक ही चरण में 1,90,000 शिक्षकों को स्क्रूटनी करके ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, पदस्थापना ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर 1,90,000 शिक्षक की जब बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो इनमें 3 कोटि के शिक्षक शामिल हो जाते हैं। एक जो जिला संवर्ग के शिक्षक आ जाते हैं, दूसरा विद्यालय अध्यापक शिक्षक आ जाते हैं और तीसरा विशिष्ट शिक्षक आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि स्थानांतरण से पहले आपको एक एनओसी भी लेना होगा, उस कंडीशन में कि क्या कोई विभाग का किसी भी प्रकार का आप पे कोई बकाया तो नहीं है। इस बात को जरा समझिएगा कि अगर एनओसी आपको लेना पड़ेगा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से जहां पे आप पदस्थापित हैं। बिना उस एनओसी को लिए हुए आप दूसरे जिले में पदस्थापित स्थानांतरण के लिए नहीं कर सकते हैं। ये एक मुख्य रूप से बात निकल कर आया। अब यहाँ पे हम लोग को देखना क्या है कि जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 4 चरण, तो इस बार भी नियमावली में 4 ही चरण है। 4 चरण में प्रथम चरण में 5 पॉइंट है जो पहले थे। द्वितीय चरण में पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर लगभग 15,000 के आसपास में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो पति पत्नी के आधार पर स्थानांतरण चाह रहे हैं। तृतीय चरण में वैसे शिक्षिकाएं हैं, महिलाएं टीचर हैं, फीमेल टीचर हैं, जो दूरी के आधार पर स्थानांतरण के लिए सरकार के पास अपना अभ्यावेदन दिया था। यहाँ भी लगभग अगर बात करें चतुर्थ चरण जिसमें पुरुष शिक्षक है, तो ये दूरी के आधार पर तृतीय और चतुर्थ चरण में सबसे ज़्यादा एक भीड़ है। 1,60,000 शिक्षक यहाँ पे है। अब विभाग जो शुरुआत इस नियमावली के आधार पर जो करने जा रही है वह प्रथम चरण का ही शिक्षक बहाली है। प्रथम चरण को विभाग
कब करेगी, इसके लिए कोई फिर से डेडलाइन तय नहीं किया गया। अब ये भी एक आसान नहीं छोड़ा जा सकता है कि क्या विभाग फिर से एक लंबी प्रक्रिया के साथ इस 4 चरण को गुजारेगी। क्या 2025 तक संभव हो सकता है कि विद्यालय के चारों चरण शिक्षक का जो है वह व्यवस्था स्थानांतरण का कर लिया जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर से शिक्षक जो है वह आशाहीन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जरा कि 16 पदाधिकारियों के जिम्मे इस स्थानांतरण को पूरा जिम्मेवारी दिया गया है। ये 16 पदाधिकारी जो आप लिस्ट में देख रहे हैं, यही लोग अब डिसाइड करेंगे कि कौन से अभ्यावेदन की बातें जो है वह सही है। इनके स्क्रूटनी जो किया जाएगा उसका एक प्रोसेस है, ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर ये एक प्रोसेस से उसको गुजारेंगे। जैसे ही जब आपका फाइनल हो जाएगा तो इससे रिलेटेड आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा कि आपका स्थानांतरण के अभ्यावेदन पर सरकार विचार कर ली है। अब एक मसला ये आता है कि सच में क्या 1,90,000 जो शिक्षक हैं, तो 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण जो है क्या एक बार में संभव है। तो जहाँ तक आप इस नियमावली का स्टडी करेंगे तो ये तो नहीं लग रहा है कि 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण संभव है। अगर यहाँ पे इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक नई बात को जोड़ दिया गया है कि अगर आप जिस 10 विकल्प में अगर आपको विकल्प नहीं मिलता है तब आपको किसी अन्य विकल्प का अवसर तलाशना होगा। यानी फिर से विभाग जो है वह नई एप्लीकेशन अभ्यावेदन ले सकती है और फिर से स्थानांतरण का एक नया विचार कर सकते हैं, विभाग कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो अंतर जिला से संबंधित मामले हैं वह सबसे गंभीर मसला है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा दूरी के आधार पर जो अभ्यावेदन आए हैं वह अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर आए हैं। अंतर जिला में पुरुष शिक्षक भी हैं और महिला शिक्षक भी है, लेकिन अंतर जिला में समझना क्या है कि अगर आप किसी एक जिले से अपने मनचाहे जिले में जाना चाहते हैं तब आपको इस बात को निर्णय करना होगा कि जो आप बिरमन ले रहे हैं, जो जब आप रिलीव हो रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का आपके सर्विस के दौरान जो 6 पॉइंट जो बनाए गए हैं वहाँ पे किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। अगर आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो 7 दिनों के अंदर की पूरी प्रक्रिया है, आपको एक जिले से दूसरे जिले में पदस्थापन होने में 7 दिनों की प्रक्रिया से के अंदर आपको कर लेना है, यानी पदस्थापन ले लेना है। अब यहाँ पे जरा देखिए आने वाले जो यहाँ पे जो एक और बात किया गया है कि अगर कोई ड्यूज है तो आप संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहाँ वो पूर्व से कार्यरत है वहाँ वो ड्यूज की जब वो जमा कर देंगे तो उनके अंतिम वेतन प्रमाण प्रविष्टि कर लिया जाएगा, उसके बाद उनको रिलीव किया जाएगा। अब यहाँ पे इस बात को जरा यहाँ पे देखिएगा कि जो शिक्षक है अगर पूरे इस नियमावली को जब आप देखेंगे तो आपको विशेष केवल एक बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे, लेकिन जब इसका आप निचोड़ तलाशेंगे तो फिर आपको कोई डेडलाइन नहीं मिला है। विभाग फिर इस बार ये निर्धारित नहीं कर पाया है कि कब तक इन लोगों को कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर विभाग अगर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को अगर डेडलाइन देती है तो उस डेडलाइन में स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है संबंधित जिला पदाधिकारी को करने की जिम्मेवारी रहेगी। यानी जो भी स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होगा जिला अंतर जिला स्थानांतरण में डीओ से संबंधित होगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी से संबंधित होगा। अब यहाँ पे देखना क्या है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वह इंडिकेट करेंगे कि कौन से पंचायत या नगर निकाय में कितना सीट है। अब एक बात को जरा देखिएगा कि अगर संबंधित अगर नगर निकाय या नगर पंचायत में अगर सीट नहीं है तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा। उस कंडीशन में जरा देखिएगा यहाँ पे उस कंडीशन में क्या होगा कि नो वैकेंसी को प्रदर्शित कर दिया जाएगा। अगर आप जहाँ पे चाह रहे हैं वहाँ पे नो वैकेंसी प्रदर्शित, अगर वैकेंसी नहीं है तो नो वैकेंसी को प्रदर्शित कर दिया जाएगा, तब आपके लिए स्थानांतरण कठिन समस्या के साथ गुजरना होगा। अब नो वैकेंसी वाले जैसे अगर कुछ हॉट डिस्ट्रिक्ट है, जैसे समस्तीपुर से लोग ज़्यादा निकलना चाह रहे हैं, दरभंगा से लोग ज़्यादा निकलना चाह रहे हैं, पटना में मैक्सिमम लोग आना चाह रहे हैं, पटना से निकलने वाले लोगों की संख्या कम है। अब इस बात को लेकर जैसे कुछ ऐसे जगह है, खास करके ये मुद्दा उस समय ज़्यादा आपको नो वैकेंसी वाला देखने को मिलेगा जब शहरी निकाय के क्षेत्रों में शिक्षकों के सीट फिल हो जाएंगे और सीट वहां जब नहीं बचेंगे तो नो वैकेंसी को इंडिकेट कर दिया जाएगा, यानी कुछ शिक्षक जो है स्थानांतरण से वंचित भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो रेशियो बनाया गया है वह रेशियो बनाया गया है 3:2:1 का रेशियो बनाया गया। 3:2:1 का रेशियो बनाया गया है। यानी अगर किसी भी पंचायत को अगर आप स्थानांतरण के लिए इंडिकेट करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, तो 3 जिला संवर्ग के शिक्षक, 2 शिक्षक वहाँ पे विद्यालय अध्यापक वाले आएंगे और 1 शिक्षक उसमें विशिष्ट शिक्षक होंगे। लेकिन अब ये जब भी आप अंतर जिला स्थानांतरण अगर आ रहे हैं तो एक बात को आपको यहाँ पे कमी खलेगी कि जब आप जो भी आप सीनियरिटी जो आपका था,
यानी स्थानांतरण लेते ही आपकी जो पूर्व की सीनियरिटी था, जो आपकी वरिष्ठता था, वह अंतर जिला स्थानांतरण होने के बाद आप खो देंगे। ये बात भी निर्धारण कर लिया गया है। अब यहाँ पे इस बात को समझना है कि अगर 10 आपने जो चॉइस दिए हैं पंचायत का या नगर निकाय का, अगर वहाँ पे सीट नहीं रह पाती है तो नो वैकेंसी इंडिकेट हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे एक और समझिएगा कि बिहार सरकार अभी सबसे पहले वैकेंसी को मंगवा रही है, यानी कि कौन से जिले में कितने सीट खाली है। पहला वैकेंसी यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं कि कौन से जिले में कितना सीट जो है वो वैकेंट है। और दूसरा यहाँ पे एक बात को और इंडिकेट कर देना चाहते हैं कि लगभग 1,90,000 शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन दिए हैं, यानी ये सीट को भी वैकेंट मान लिया जाएगा। यानी अगर मानकर चलिए कि जैसे अगर किसी जिले में अगर 3,000 पद रिक्तियां अगर आते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, तो वह 3,000 शिक्षकों का स्थानांतरण तय हो गया। लेकिन अगर उस जिले से अगर 1,500 शिक्षक दूसरे जिले में जाना चाहते हैं, जो जिला संवर्ग के विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक है, तो इसमें 1,500 शिक्षक का वैकेंट सीट जोड़ दिया जाएगा, यानी उस जिले में 4,500 सीट हो जाएगा। ये एक यहाँ पे जो सीट, जो जिस जिले से जिस शिक्षक निकलना चाहेंगे वहाँ पे जो शिक्षक का एक वैकेंट सीट को जो ऐड किया गया है, यह एक थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि यह आपको आसान्वित कर सकता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाएगा। लेकिन यह भी कहना सही नहीं होगा कि 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण हो ही जाएगा। खास करके ये दूरी के आधार पर अब यहाँ पे जो अभ्यावेदन दिए गए हैं उस पर सरकार जो 16 पदाधिकारी है वो कैसे निर्णय करेंगे, आने वाले समय में इसे देखा जा सकता है। और आने वाले समय में बिहार के शिक्षक इस बात को लेकर आसान्वित तब होंगे जब एक डेडलाइन तय कर दिया जाएगा, और इस डेडलाइन में प्रथम चरण को सबसे पहले, द्वितीय चरण और तृतीय चरण और चतुर्थ चरण को श्रेणीवार स्थानांतरण की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा। तो ये बिहार सरकार के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, इसको जो नियमावली पब्लिश किया गया है उसी को हमने यहाँ पे आपके सामने रखा है। अगर कोई सुझाव होगा इस नियमावली से संबंधित तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ख़ास करके पुरुष और महिला शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण या जिले के अंदर जो लोग हैं वह कुछ और दिनों के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। मानकर चलिए कि मार्च तक आपको वेट करना होगा बिहार सरकार के इस प्रोसेस को देखने और समझने के लिए। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।